कम चलाओ थोड़ा सुनो। हेलो हेलो भेज दिए यार, कहाँ मशीन। वरिष्ठ साहित्यकार लोग आ चुके हैं, लगाई वकील आ चुके हैं और हमारे बीच में जो दुखद घटना हुई थी वो थे हमारे बीच के एक रंगकर्मी थे श्री अजय सिंह जी करचुली, जिनकी मृत्यु हो गई थी। और अभी 3-4 दिन पहले ही एक और रंगकर्मी थे जो हम लोग के बीच में काम करते थे, आप दिल्ली से थे, सुनील उपाध्याय जी। तो आप दोनों को हम लोग ये पूरा आयोजन श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित करते हैं और अपने अतिथियों से अनुरोध करेंगे कि पुष्पांजलि दे करके हमारे उन दोनों रंगकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। माता सरस्वती के पास दीप प्रज्वलन कर 8वें रंगलक नाट्य महोत्सव का शुभारंभ करते हैं। यशो जी से अनुरोध है कि वो भजन माता सरस्वती का कोई श्लोक। और जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में पूर्व रंग की व्यवस्था है, नाटक के पहले पूर्व रंग शुरू किया जाएगा, जिसकी प्रस्तुति यशो शास्त्री एवं दर्ज द्वारा दी जा रही है। दीपोर ज्योतिर्नमोस्तुते घोषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा तरुण बिंब फला दर्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। साजन आयो है सखी मैं तो मोतियाने लोग जाने मैं मोती चलो मैं तुझे लोग जाने मोती चलो। मेरी सखी मंगल गारी सखी सखी सखी
हाँ सखी 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 तेरी सखी मंगल कारोली भरती अंबर सजा डोली उतरे किया
ये कौन है नन्ना? सब कुछ ठीक है? यस सर। Good. लेकिन होशियार रहना। ये आदमी बहुत चालाक है, भागने की कोशिश करे, लेकिन भागने न पाए। कोई शक? नो सर। ये रात और इसका सच मुझे पता है। ये जितनी गहन और गहरी है मेरे लिए उतनी ही आखिरी। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब किसी इंसान को इस धरती पर भेजता है तो उसके जीने का अर्थ तय करना उसका काम नहीं। वो तो तय करता है केवल हर मनुष्य का पुरुषार्थ, उसके संस्कार, उसकी विरासत, उसकी नैतिकता और उसके भीतर संवेदना का बीज, जिस पर समय और अनुभव के तरह चीजें पड़ने से संवेदनशीलता का पौधा पनपता है। कितनी देहों, कितने शरीरों में या कितने देहधारियों में ये संवेदना प्राण बनकर हरियाया करती है, बता सकता है कोई? कोई नहीं बता सकता। काल का संकेत श्वान दे रहा है, सारा जगत सो रहा है, मगर उसकी नींद उड़ी हुई। वो भौंक भौंक कर सारे जग को जगा देना चाहता है, मगर हर तरफ तो जैसे मूर्छा छाई हुई है। सौसिया आ रहे हैं सौसिया।
पर आपके द्वार ऐसे भी खुला है जिसे समय का भार है। क्या करूं, और पहले आ जाता हर दिन की तरह। पर मुझे सुखिया की सहायता करनी थी। उसकी बेटी की शादी होने वाली, उसके लिए कुछ संकल्प था मेरा। यदि वो करने से रह जाता तो आपका ये भक्त अपने आप को बहुत हारा हुआ महसूस करता। देखो भगवान, इन रुपयों से दुखिया की बेटी खुशी खुशी विदा हो जाएगी।
मेरा पुत्र तात्या बहुत होनहार और साहसी है। थोड़ा नटखट और शरारती हो गया है अपने साथियों के साथ, लेकिन भरोसा कीजिएगा ये मेरे कहने से बाहर नहीं। इसे भी आपके संस्कार और अनुशासन से बांधा जा सकेगा तो बड़ी कृपा होगी। तात्या को देखकर लगता तो नहीं है कि ये शरारती और नटखट है। देखो बच्चा सीधा है, अपने पैर के अंगूठे से जमीन कुरेद रहा है। हम देख सकते हैं पांडुरंग, तात्या अपने आवेगों को नियंत्रित रखने की असाधारण प्रतिभा रखता है। और रही बात शरारती होने की, जैसे जैसे ये बड़ा होगा सद्गुण प्राप्त होने से ये अपने आप संस्कारों में परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन हाँ, तुम इसको हमेशा अपने साथ रखना पांडुरंग, क्योंकि आगे चलकर तुम्हारा कर्तव्य और हमारे पुरुषार्थ से ही इसकी दिशा निर्धारित होगी। जो आज्ञा बेटी, आप ठीक कह रहे हैं। आपके आदेशानुसार मैं इसे अपने साथ रखा करूंगा और फिर तात्या आपके दर्शन प्राप्त करके धन्य हो जाया करें। और मैं ये भी प्रयत्न करूंगा इसकी बचपन की सहजता बनी बची रहे और इसकी बढ़ोतरी हम सबको गौरवान्वित करेगी। ठीक है, तो आइए थोड़ा जज्बात ग्रहण करके जाइए। अवश्य। एक बार अपने साथियों के साथ गांव का मेला देखने के लिए गए थे। सभी साथियों ने अपने पास के पैसों से खेल देखा, खाने पीने की चीजें खरीदी और खिलौने लिए। लेकिन तात्या ने खरीदी शिवाजी की मूर्ति, जो उन्हें बहुत ही आकर्षित कर रही थी। और फिर घर आकर अपनी मां से पूछा, ये कौन राजा है? तात्या, तू इनको कैसे जानेगा? ये शिवाजी महाराज की मूर्ति ले आया है तू। ये दूसरे खिलौनों की तरह कोई खिलौना नहीं है। ये एक ऐसे वीर योद्धा को मूर्ति बनाने वाले ने बनाया है जिनकी हम सब भगवान की तरह पूजा करते हैं। ये एक वीर राजा थे जो मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। अब तू बता, तू इनका क्या करेगा? खेलेगा? क्या करेगा बता? हाँ, मैं इनकी सेवा करूंगा, इनकी पूजा करूंगा और जरूरत हुई तो इनके जैसा बनूंगा। मेरा तात्या तात्या अक्सर अकेले होने पर शिवाजी महाराज की मूर्ति के सामने आकर बैठ जाया करते थे। दुनिया भर की शरारतें करने के बाद जब वे अपने आप में होते थे तो इस तरह की एकाग्रता उनके माता पिता को भी चकित कर दिया करती थी। तात्या तो वे शिवाजी महाराज की मूर्ति के सामने बैठकर उन्हें देखा करते, कभी धीरे से उठाकर गोद में रख लेते, निहारा करते, मुस्कुराया करते और फिर वापस अपनी जगह पर रख लेते। हाँ, ये काम जरूर करूंगा। साड़ी से पर कसकर बांधूंगा
सिर को सबक सिखाऊंगा। घोड़े स्वाभिमानी और सीधा तान कर चलने वाले हर भारतीय के शत्रु थे। उनको मजदूरों, कामगारों और अपनी रक्षा के लिए लाठी रखने वाले हर भारतीय में शत्रु नजर आता था। वो राह चलते ऐसे लोगों का जीना मुहाल किया रहते थे। किसी न किसी बहाने से पकड़ लेना, हथकड़ी लगा देना, कारागार में बंद कर देना या झूठ मूठ की मुठभेड़ में मार देना उनका शगल था। इस प्रकार सारी बातों और विरोधी हवाओं से बेखबर एक देशभक्त का बचपन अपने ही तरह के जीवन का निर्माण करते हुए आगे बढ़ रहा था। देश में शांति का वातावरण नहीं था। कुछ हजारों की संख्या में फैले घोरों ने लाखों करोड़ों भारतवासियों का जीना मुहाल कर रखा था। बाजीराव पेशवा अनेक तरह की चुनौतियों से जूझ रहे थे। आए दिन युद्ध, शत्रु के मुकाबले कम सक्षम और कम अनुभवी सेना, आयुध, अस्त्र शस्त्रों का अभाव और कमी, अंग्रेजों का युद्ध नीति के खिलाफ जाकर षड्यंत्रवाद। वे जिस प्रकार से घेराबंदी किए जा रहे थे, एक दिन वो भी आए जब बाजीराव पेशवा को लगा कि पूना में रहना एक दिन भी मुश्किल और खतरे से खाली नहीं। बिठूर और बिठूर में बसने की अपनी सीमाएं थी। बाजीराव की कोई संतान न थी। उन्होंने नाना साहब को गोद देकर अपना दत्तक पुत्र बना लिया। ये एक नए समीकरण का संकेत था जिसमें पांडुरंग और तात्या टोपे की भूमिका आगे चलकर महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली थी। बाजीराव पेशवा पधार रहे हैं। पता नहीं समय अपने साथ और कितनी बातें दोहराएगा। ये समझ पाना मुश्किल है कि हम भारतीयों में कभी कहाँ रह जाते हैं। क्या हम देर से जागते हैं? क्या हमारी रणनीति वास्तव में रणनीति नहीं बन पाती है, या हमारे प्रतिरोध में धार नहीं है? ऐसा लगता है जैसे
हमारे सारे हथियार बहुत में होते जा रहे हैं और उनमें जंग लगती जा रही है। और शायद अपने भी। पेशवा जी, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? जब हमें हताशा बात लगी है, हमने उसका कारण जरूर खोजना चाहा। हमारी योद्धा कभी भागने के लिए लड़े। ये सच्चाई है कि आज हमारे पास जनबल की कमी है और बहुत सारे कमजोर लोग अराजकताओं को शिकार होकर साथ आने का अपना फैसला बदल लेते हैं। पांडुरंग ठीक कहते हैं पेशवा साहब। परेशानियों में कमजोर है, गरीब है, उलटने से डरते हैं। कायरता का दामन कोई जानबूझकर नहीं होता। स्थितियां मनुष्य को विवश कर दिया करती हैं। ठीक कहते हो। पूरा से विडोर की यात्रा हमारे लिए आसान नहीं। हम अपनी प्रजा को बहुत सी मुसीबतों में छोड़कर आए। हमसे निष्ठा रखने वाले, हमसे मोह रखने वाले, नमक का हक अदा करके सैकड़ों हजारों लोग हमारे पीछे आए, लेकिन हमने सबको लौट जाने को कहा। बिटूर जैसे नए स्थान में सबकी जवाबदारी निभाना और भी कठिन हो जाती है अंग्रेजी षड्यंत्रकारी दमन चक्र के बीच। पेशवा जी, आप दुखी मत हुई, कोई अफसोस न कीजिए। आप प्रजा पालक रहे, एक पिता की तरह आपने अपनी प्रजा की रक्षा की। आप चिंता मत कीजिए। देखते ही देखते नई पीढ़ी तैयार हो। आपका सेवक बड़ा हो रहा है, अभी से कितना साहसी और निडर है। उसके साथ राणा साहब हैं, राव साहब हैं, मनु है। सबकी दोस्ती और साथ मिलकर खेले जाने वाले खेलों को देखकर लगता है कि आने वाले समय में हमारी बागडोर संभालेंगे और हमारे अधूरे सपने को पूरा करेंगे। तो आइए उनका युद्ध अभ्यास देखते हैं। चलिए। हम महाराज बाजीराव के बहादुर हथियार हैं। ऐसे हथियार जो चलते हैं तो सीधे दुश्मनों के सीने भेज दिया करते हैं। भारत फिरंगियों के लिए चारागाह नहीं है। वो व्यापारियों की तरह आए थे और दमन करने लगे। हम हर दमन का मुकाबला करेंगे, उनके मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। देश के दुश्मनों का सामना करने के लिए, का मुकाबला करने के लिए तेरी तलवार हमेशा धारदार रहेगी, चमचमाती रहे, ऐसे काटेगी इधर को पता ही नहीं चलेगा कि सिर कहाँ चला गया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! क्या गजब का हौसला हमारे साथियों में। युद्ध का अभ्यास सभी का आत्मविश्वास भी बढ़ाता जा रहा है। वार करने और वार बचाने दोनों ही कला के अपने मायने हैं। जो दक्षता वार करने में आना चाहिए, वही दक्षता अपने ऊपर हुए वार को बचाने में दिखानी होगी। तात्या, तुम हमें वही बातें बता रहे हो जिसमें तुम बला के माहिर हो। इतनी सारी दक्षताएं तुमने कहां से हासिल कर दी? हम लोग देख रहे हैं कि हमारा प्रशिक्षण तो अभी चल ही रहा है, लेकिन तुम सभी बातों को बहुत जल्दी समझ जाते हो और ठीक वैसा ही करके भी दिखाते हो। हाँ तात्या, ये बातें मैंने भी देखी है। तुम सिखाए जाने वाली बातों को ऐसे ग्राह्य कर लेते हो जैसे कोई जग भर गन्ने का रस देखते ही देखते पी जाता हो। ये तो ठीक कहते हैं नाना। आप हम सभी प्रेरक और मार्गदर्शक हो। अच्छा लगता है जब आप हमारे साथ में
पर बैठिए। ओछे सिद्धांत मतलब फूट डालो और शासन करो। इसमें वे बला के माहिर थे। आपस में हिंदुस्तानियों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काते थे, आपस का शत्रु बनाते थे और फिर इन्हें कमजोर कर इन पर बल और दमन पूर्वक राज करते थे। राजा, महाराजा, नाकेदार, किलेदार और यहाँ तक कि निष्ठावान सैनिकों की भी विश्वसनीयता नमक को इन्होंने दांव में लगा दिया। इससे भारत में प्रजातंत्र और लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होती गई। चंद पैसों और ओहदों की लालच से बहुत से भरोसेमंद लोगों का स्वाभिमान दिख गया। देश भक्तों की जमात में छुपे ऐसे लोगों ने बड़ी संख्या में लोगों की जान माल का नुकसान तो कराया ही, साथ ही उन वीर देशभक्तों के पीठ पीछे जुर्म होगा तो देश की अस्मिता के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देने से पीछे नहीं हटते थे। तात्या टोपे के युद्ध कौशल ने नाना साहब, उनके बड़े भाई राव साहब और मनु को संग्राम का पाठ पढ़ाया, लड़ाई के नेतृत्व की शिक्षा दी, जूझने से लेकर जीतने तक का हौसला दिया। और इसी बीच एक दिन वो भी आया
सबके सिर से जैसे पिता का साया चला गया, हमारा वरदहस्त चला गया। दत्तक पुत्र नाना ने बहुत कोशिशें की कि अंग्रेज फिरंगी उनके पुत्र होने की वैधता स्वीकार करें, मगर वही अंग्रेज उनके विरोधी हो गए जिनके साथ बाजीराव पेशवा के जीते थे। नाना साहब विलासिता के अनेक उत्सवों का हिस्सा मेरे मना करने के बाद भी बन जाया करते थे। ठीक है, उन्हें अंदर लेकर आओ। हुकूमत की चिट्ठी है नाना साहब। आप ही के पास में देने को कहा। ठीक है, इसे भाव साहब को दे दो। यह संदेश अंग्रेजी सरकार की ओर से नाना साहब के लिए आया। अंग्रेजी सरकार ने भारत के राजाओं और हुक्मरानों के साथ हमेशा अच्छे संबंध रखे, लेकिन अंग्रेजी सरकार का यह सिद्धांत है कि वो पुत्र को छोड़कर किसी और को उत्तराधिकारी के लिए मान्य नहीं करते, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद आगे इसे जारी नहीं रखा जा सकता। नाना साहब, आप उनके पुत्र नहीं हैं, इसलिए आप इसके पात्र नहीं हो। परीक्षणकर्ताओं को जो आपने साक्ष्य भेजे थे, अंग्रेजों ने उसे वैध नहीं माना। ये अंग्रेजों का कैसा फैसला है? जब तक बाजीराव साहब जीवित थे तो उनके रुख क्या थे और अब उनका रुख क्या है? ये गोरी चमड़ी वाले बुरे लोग किसी के भी सगे नहीं, हमारा ही धन लूटकर माला माल बन बैठे हैं। हमारे ही लोगों को डरा धमका कर, बहला फुसला कर, लालच और प्रलोभन देकर किसी काम का नहीं रह रही और अब इस तरह के फरमान भेज रहे हैं। नाना साहब, मैं पहले नहीं कहता था ये परजीवी किसी काम के नहीं है। कल तक अपनी महफिलों में हमें दावतें देकर बुलाया करते थे और अब इनका ये रवैया। इनकी हंसी, इनकी चापलूसी और इनकी नकली बातों पर विश्वास करना ठीक नहीं है। यह हिंदुस्तान को पश्चिमी सभ्यता में रंग कर भ्रष्ट करने के लिए तो आए हैं। जिस तरह से इन्होंने हमारे देश को लूट कर कंगाल कर दिया है और खुद माला माल होकर बैठे हैं, इसे देखकर लगता है एक बार जीजा लगा के बड़ा जनता इकट्ठा करूं और इनकी दुम मरोड़ कर इनकी सीमा में फेंकाऊं। मुझे तो हमेशा से इनकी सोबत बुरी लगती रही है नाना साहब। आप तो भले ही इनका राज है, राज जाना दिया करता हो, लेकिन मुझे इनकी विलासिता का कोई भी असर नहीं रहा।
पंडिताई करके पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन मैं उसके माथे को कैसे कलंकित कर सकता हूँ? मुझे तो आज भी देशभक्तों का साथ चाहिए। अभी इन अंग्रेज आताताइयों और हिंदुस्तानी जात सस्ती लग रही है, लेकिन जिस दिन हिंदुस्तानी आकर पेपर आ गया और वो सिर कलम करने शुरू कर दिए, उस दिन हुकूमत को समझ में आ जाएगा कि जान कैसे प्यारी होती है। तात्या, आज बहुत दिनों बाद शेर की दहाड़ सुन रहा हूं। सचमुच भारत माता को तुम जैसे ही शेर के बच्चों की जरूरत है। तुम अपना जनबल और बढ़ाओ, अपना संगठन और मजबूत करो, उन्हें युद्ध कला के हर आयाम में सिद्ध हासिल करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। हम हर कदम कंधे से कंधा मिलाकर इन अंग्रेजों को ठिकाने लगाएंगे। आपको इस तरह अपमानित करने वाले गोरों को मैं छोड़ूंगा नहीं। अंग्रेजों की चिट्ठी ने उनकी जात बताने का काम किया। उन्होंने दिखा दिया कि वो किसी के भी सगे नहीं। के बदले हुए रुख से ये साफ पता चलता है कि उनकी नियत में शुरू से ही खोट था। बाजीराव साहब के जीवित रहते वो भले ही छल और कपट से हमें बिठुराने में मजबूर करने में सफल हो गए, लेकिन फिर वे सब के सब उनकी निगाह को डरते थे, क्योंकि उन्हें पता था बाजीराव साहब को बांध कर नहीं रखा जा सकता। इसलिए धोखे से, छल से, हर तरह से हमें कमजोर करके इस दशा तक पहुंचाया। तात्या मुझे हमेशा नसीहत दिया करता था कि मैं इन अंग्रेजों की विलासिता का भाग नहीं बनूं, लेकिन मैंने उसकी कभी नहीं सुनी। तो ये मुझे क्या हो गया था? क्यों नहीं समझ पाया था मैं अंग्रेजों की करतूत? शायद मेरी ही आंखों में पर्दा पड़ा। जो राग रंग उस समय मुझे अंग्रेजों के साथ प्रीतिकर रखते थे, शायद उसी का परिणाम है कि आज राष्ट्र की अस्मिता के इस निर्णायक युद्ध में मैं अपने आप को इतना कमजोर और इतना असहज महसूस कर रहा हूं। नाना साहब ने इस बात की खबर तात्या को तो नहीं दी, लेकिन अपने एक विश्वास पात्र व्यक्ति को अपना पक्ष रखने के लिए अंग्रेज अधिकारियों के पास भेजा। वो भरोसेमंद आदमी अंग्रेजों के हर एक दरवाजे पर गया, लेकिन हाथ लगी केवल विफलता। किसे पता था वीर सपूतों की धरती पर, किसे पता था वीर सपूतों की धरती पर, ऐसे दिन भी आएंगे, ऐसे दिन भी आएंगे, अधिकारों के खातिर एक दिन
किसे पता था वीर सपूतों की धरती पर ऐसे दिन भी आएंगे, ऐसे दिन भी आएंगे, ऐसे दिन भी देख रहे हैं ना आप किस तरह निर्मम सत्ता राज कर रही थी हमारे देश में। जिन्हें इस मातृभूमि पर आकर नमक मिला उन्हीं ने नमक हरामी की, मालिकों को दास बनाया और दास को भिखारी। राजाओं महाराजाओं और नवाबों को अपमानित करने वाली अंग्रेज सरकार ने वाजिद अली शाह और बहादुर शाह जफर को भी नहीं बख्शा। अंग्रेजी तानाशाहों ने जिस प्रकार नाना साहब को पेशवा बाजीराव का उत्तराधिकारी नहीं माना, उसी प्रकार राजा गंगाधर राव के पुत्र को भी पुत्र नहीं माना और झांसी की रानी को अपने राज्य और अस्मिता के खातिर युद्ध करने पर विवश कर दिया। अंग्रेज दामोदर राव को हमारा पुत्र नहीं मानते तो उससे क्या हुआ? मैं अपने पुत्र और झांसी राज्य की रक्षा में मां के कर्तव्य को अपनी जान देकर भी निभाऊंगी। हम अपनी झांसी नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, हम अपनी झांसी नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। नाना साहब को आखिर एक दिन समझ में आ गया कि वे अंग्रेजों और उनकी विलायती सभ्यता का रंगीन शामों का मेहमान बनकर अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। एक सुबह जब आकर उन्होंने मुझसे कहा था तात्या, आज मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है। तुम मुझे हमेशा नसीहत दिया करते थे कि मैं इन अंग्रेजों की विलासिता का भाग नहीं बनूंगा, इनकी अभिजात मेमों की रात रात तक किए जाने वाले जलसों में नहीं जाया करता। लेकिन मैंने तुम्हारी बात कभी नहीं मानी। उनके बदले हुए रूप से ऐसा लगता है कि जैसे वो बाजीराव साहब की मृत्यु की प्रतीक्षा ही कर रहे हैं। बाजीराव साहब की सरपरस्ती हम सबके ऊपर से उठ जाना बहुत बड़ा वज्रपात है नाना साहब। सब जगह हाहाकार मचा हुआ। जिस तरह से हम कमजोर और निहत्ते होते जा रहे हैं, उसे देखकर लगता है या तो हम हार जाएंगे या किसी षड्यंत्र का शिकार हो जाएंगे। अवश्य कुछ करना होगा, वरना इस पतन के लिए समय हमें कभी माफ नहीं करेगा नाना साहब। तुम ठीक कहते हो। आज तुम्हारी बात मैंने पहले मानी होगी। तुम्हारे जैसा संस्कारी, निष्ठावान, नैतिक मूल्यों से बहुत बंधा हुआ व्यक्ति हमारी पूरी जनता में, पूरी सत्ता में कहीं भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। हम में से बहुत से लोग अपनी अपनी खामियों और अपनी अपनी कमियों के चलते एक दिन गुमनामी में खो जाएंगे। लेकिन देश मेरे दोस्त को, तात्या टोपे को हमेशा याद रखेगा। हम जीवन की आखिरी लड़ाई लड़ेंगे, एक बड़ी रणनीति बना देंगे। मनु भी हमारे साथ हो और तुम हो गए हमारे सेनापति। तुम्हारे नेतृत्व में हम देशभक्त वीरता का नया इतिहास लिखेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय!
पाना भी कठिन हो गया। मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी के एक अंग्रेज अफसर को गोली से उड़ा दिया था। वे सच्चे भारतीय थे। यदि वे आज जिंदा रह जाते तो हम अंग्रेजों को धूल में मिटा देते। लेकिन उन अंग्रेजों ने बिना देर किए उस महान देशभक्त को फांसी पर चढ़ा दिया। मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा देना अब की बार अंग्रेजों को महंगा साबित हो गया। परिणाम यह है कि हिंदुस्तानी लोग जगह जगह पर अंग्रेजों को मारने लग गए हैं। ये क्रांति आगे बढ़ने के लिए इसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए। भारत माता की जय! 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 नाना साहब, ये कानपुर का शासन अब आपके हवाले। इसे हमने अपनी मेहनत और वीरता से हासिल किया है। इसे आप संभालिए, मैं आगे जाता हूं। तात्यावीर, सचमुच यकीन नहीं होता, लेकिन तुमने जितना लिखा है, आज मेरा मन तुम्हारी जय जयकार करने को हो रहा है। तात्या टोपे की जय! तात्या टोपे की जय! तात्या टोपे की जय! अंग्रेजों ने फिर मौका देखा और धोखे से नाना साहब और उनकी सेना पर हमला बोल दिया। नाना साहब इस हमले से अनजान थे। उनको ऐसे खतरे का आवाज भी ना था, इसलिए वे अंग्रेजों के सामने टिक न सके और जल्द ही बचाव की मुद्रा में आ गए। तात्या को इस बेईमानी की सही समय पर खबर लग गई, तो वो कालपी से आगे जाने का इरादा छोड़कर अपनी की सेना के साथ फिर कानपुर लौटे और नाना के लिए अंग्रेजों से लड़े। तात्या का गुस्सा इस बार 7वें आसमान में था। वो किसी भी अंग्रेज पर दया दिखाना नहीं चाहते। तात्या ने अंग्रेजों को वो सबक सिखाया जो यादगार बन गया और एक बार फिर नाना साहब कानपुर की सत्ता पर आसीन हो गए। अब तात्या अगला स्वाभिमान बहाल करना चाहते थे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का, जिसे उन्होंने और नाना साहब ने अपनी बेटी की तरह पाला और बड़ा किया था और वीरता की सब कलाओं में निपुण किया था। राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद झांसी को हड़पने में अंग्रेजों की कूटनीतियों में साथ दे रहा था ओरछा का सेनापति नत्थे खां, जिसे एक बार लक्ष्मीबाई ने धूल चटा दी। उसी अपमान की आग में जलता हुआ वो जा पहुंचा अंग्रेजी सेनापति यूरोज के पास। वहां उसने झांसी का प्रलोभन दिया और रानी लक्ष्मीबाई से युद्ध करने के लिए उकसाने लगा। आखिरकार सेनापति यूरोज और नत्थे खां ने धोखे झांसी पर हमला किया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई इस बार वीरता पूर्वक लड़ी। तात्या टोपे जब इस बात की सूचना मिली तो वो तुरंत कानपुर छोड़कर झांसी की तरफ दौड़े, लेकिन इस बार अंग्रेज अधिक चतुर था। फिरंगियों के एक टुकड़े व्यवधान बनकर तात्या के सामने आ खड़ी। अब तात्या के सामने एक साथ दो युद्ध, वो अंग्रेजों को हराकर आगे जाना चाहते थे, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई सेनापति यूरोज और नत्थे खां से अकेले लड़ रहे हैं। हर हर महादेव! मुझे माफ कर देना, तेरा भाई वक्त पर ना पहुंच सका। नत्थे खां मनु नाना के संकल्प में है। अरे मनु नानक संकल्पी में, तब तो मैं उन दोनों से मिलने जाऊंगा। उस वक्त मैं उन दोनों का साथ ना दे सका, पर अब की बार मैं दूंगा। हम फिर से एकजुट होकर अपने शासन को हासिल कर लेंगे। लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही थी। एक लड़ाई फिर छिड़ी। लग रहा था कुछ ना कुछ जरूर बड़ा, कुछ बुरा, कुछ अनिष्ट घटने वाला है। तात्या और लक्ष्मीबाई की फौज मिलकर एक बार फिर अंग्रेज सैनिकों
आंखों के सामने से दोहराया जाता है। हमारी बहादुर बहन मनु अपनी अस्मिता के लिए लड़ी और चली गई। मैं बहन के शोक से उबरने का हर प्रयत्न हार जाता हूं। झांसी की रानी इतिहास बन गई, इतिहास में दर्ज हुए। आने वाली पीढ़ी इस वीरांगना देशभक्त को याद करेगी। तात्या, हम एक कोशिश फिर से करें। सुना है चरखारी का राजा देशभक्तों का मददगार है। हम उसकी सेना उसकी शक्ति से मिलकर एक बड़ी शक्ति बना देंगे। सुनो भाव, इतने भीतर खाती देखे किसी पर विश्वास नहीं हो रहा। जिस तरह से अंग्रेज हुकूमत मेरे पीछे पड़े हैं, साम दाम दंड भेद अपनाकर मुझे पकड़ने में कामयाब हो जाएगी। मुझे तो चिंता तुम रहो कि आखिर तुम्हारा क्या होगा। हमारा क्या होगा तात्या? तुम्हारे साथ जिए हैं और तुम्हारे साथ मर जाएंगे। हमें मरने का डर नहीं। हम काया लोभी और लालची नहीं। हमें तो तुम्हारी संगत ही प्यारी है। वाह, कितनी महंगी बात कही। मैं तो इसका मोल भी नहीं चुका सकता। एक तरफ बेटा कहता है, पिताजी तात्या के छिपे होने का कारण बता दो। अंग्रेजी हुकूमत हमें मालामाल कर देगी और ऐसे समय पर तुम ये बात कह रहे हो। मैं तुम्हारे भरोसे के काबिल था। आपसे सद्भाव और विश्वास की है कैसी भी मिसाल। ये चार संगी जो तात्या के साथ भूखे रहने से लेकर जीने मरने तक को तैयार थे। जिस चरखारी के राजा की बात भाव कर रहा था, वह राजा स्वयं तात्या का पता अंग्रेजों को बतलाने को तैयार हो गया था। और ऐसे ही एक धोखेबाज और बिके हुए आदमी ने आखिरकार तात्या को अंग्रेजों के गिरफ्त में डाल ही दिया। तात्या जैसा वीर जो हर एक आदमी की मदद और रक्षा के लिए चौकन्ना होकर चलता था, एक आवाज पर जाकर चल देता था, एक लोभी और कृतज्ञ मनुष्य की वृत्ति का शिकार हो गया। हिंदुस्तानी आदमी तात्या टोपे पढ़ाने का इल्जाम है। ये आदमी कानून एवं व्यवस्था के लिए खतरा है। समाज में इसके रहने से भय व्याप्त रहता है। ये भरोसे का नहीं है। इसने कई सैनिकों अफसरों को मारा है, बच्चों को अनाथ किया है, औरतों को विधवा किया है। ये इतनी सारी बेड़ियों और हथकड़ियों में इसीलिए जकड़ा है क्योंकि ये खतरनाक है। इसे जल्द से जल्द मौत की सजा सुनाकर शांति कायम करनी चाहिए माय लॉर्ड। तात्या टोपे, तुमको अपने बचाव में कुछ कहना है, और अगर नहीं कहना है तो हम उसको फांसी की सजा सुनाएंगे। कुछ नहीं कहना है तो सजा सुनाई जाएगी, और कुछ कहूंगा तो क्या सजा नहीं सुनाओगे? अरे कायरों की जमात, मैं देख रहा हूं तुम सब के सब एक सुनियोजित दमनकारी व्यवस्था का हिस्सा हो। जो आरोप इस आदमी ने मुझ पर लगाए हैं, वो आरोप दरअसल हर एक अंग्रेज सिपाही से लेकर उच्च पदस्थ अधिकारी और तुम जैसे जजों पर सही साबित होते हैं। क्योंकि तुम जिस तरह दमन पूर्वक हिंदुस्तानियों को मार रहे हो, अपने रास्ते से हटा रहे हो, वो सबसे बड़ा गुनाह है। सजा तो तुम सबको मिलनी चाहिए, तुम्हारी पूरी कौम को मिलनी चाहिए। लेकिन ये मत भूलो कि ये भारत की भूमि है जो वीरों की फसल उगाती है। एक को मारोगे तो हजार आएंगे। कितना बोलना है आदमी?
राजा की गोली, बंदूक की गोली दोनों एक जैसी लगती है। हमको हाजत करने वाला चाहिए। जब होता है कोई हमको पानी पिलाओ, कोई पानी पिलाओ प्लीज। कोई नहीं पिलाता है, सिर्फ सर्विस में खुद पी जाता है। हाँ, अब हमको अच्छा लगता है। डॉक्टर जोपेट और पानी लगाओ, तुम अपने बचाव में कुछ नहीं कर पाए, इसलिए हम तुमको फांसी की सजा सुनाता है। तुमको फांसी की सजा सुनाकर हमारे मन को बहुत क्या कहते हैं उसको शांति मिलेगी। ले जाओ इसको और फांसी पे चढ़ा दो। और इस प्रकार भारत का वीर सपूत तात्या टोपेमल पांडुरंग राव 18 अप्रैल सन 1859 को अंग्रेज आतताइयों द्वारा फांसी पर चढ़ा दिया गया। कहा जाता है कि अंत समय में तात्या बिल्कुल निर्भीक थे, निडर थे। उनके चेहरे पर किसी किस्म का भय नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मौत जैसी सच्चाई से वो मुस्कुरा कर मिल रहे हैं। हेलो, आप सभी दर्शकों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि अपना थोड़ा सा वक्त हमें और दें। और मैं नाटक के निर्देशक श्री आनंद प्रकाश मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आ जाएं। सारे म्यूजिक के जो हमारे साथी हैं वो भी मंच पर आ जाएं। और इस आयोजन के अध्यक्ष दादा अशोक सिंह जी से अनुरोध है कि हमारे आज के अतिथियों पर मंच पर लाएं। और इस दादा देवेंद्र सिंह जी से अनुरोध है कि मंच पर आएं। और जो हमारे बस अतिथि बैठे हैं आगे की रो में वो लोग भी मंच पर आएं। और जो जिन लोगों ने पूर्व रंग की प्रस्तुति दी थी, राजमणि तिवारी, भोला भाई का ग्रुप और यशो शास्त्री का दल, वो लोग भी मंच पर आ जाएं। विपुल भैया और अखंड भैया से अनुरोध है कि पुष्पगुच्छ, शॉल, श्रीफल यहाँ पर लाएं। दादा अशोक सिंह जी, सभी अतिथियों का हम यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम के बीच में
वरिष्ठ अधिष्ठाता श्याम साह चिकित्सा महाविद्यालय के डॉक्टर साहब मनोज इंदौरकर जी भी आए थे, पर कुछ कारण से वो कार्यक्रम के दौरान ही चले गए। तो सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा कि दादा देवेंद्र सिंह जी, आनंद प्रकाश मिश्रा जी का हमेशा हम सभी रंगकर्मियों को, सभी नाट्य संस्थाओं को भरपूर सहयोग रहता है। और अब मैं योगेश त्रिपाठी जी से अनुरोध करूंगा कि वो राजमणि तिवारी जी का पुष्पगुच्छ और सौल श्रीफल देकर के सम्मान करें और उनके जो शिष्य है उन तीनों को पुष्पगुच्छ देकर के सम्मान करें। हमारे जो और अतिथि हैं उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि पुष्पगुच्छ देकर के उन सभी कलाकारों का स्वागत करें। और मैं अपने अतिथियों से अनुरोध करूंगा यशो शास्त्री जी का और उनके दल का सौल श्रीफल और पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत और अभिनंदन करें। आप सभी ने दुलदुल घोड़ी का नृत्य बहुत ही सुंदर प्रस्तुत किया और आज़ादी का एक 75वां अमृत महोत्सव का पर्व चल रहा है, उसके अवसर पर ये सारा कार्यक्रम और अलग जी को याद करते हुए ये 8वां रंग अलग नाट्य महोत्सव। आप सभी से अनुरोध है आप लोग पीछे आ जाए। यशो शास्त्री जी का सम्मान और यशो शास्त्री जी आप शास्त्रीय संगीत के कलाकार हैं और अपना कई बड़े मंचों पर आपने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं, तो आपका भी सम्मान। ये आशीर्वाद है हम सभी कलाकारों के लिए। और अब मैं चाहूंगा आज के नाटक के निर्देशक से कि वो अपने कलाकारों का परिचय देते जाएं और अतिथियों से चाहूंगा कि वो सबको एक एक गुलाब का फूल दें और आज की उनका भी सम्मान किया जाए। सबसे पहले मेरी आवाज बैठ रही है कि इस नाटक का कोरियोग्राफ किया था चंद्रमाधव ने। संगीत दिया है सुरेश मानसेन जी। ये जगह चच्चू है हमारे। हारमोनियम पे सत्य जी। ये होता है मेकअप के बाद विशाल आचार्य है। वेशभूषा रचना मिश्रा का था और सहयोग कर रहा है ज्योति सिंह। पहले मंच पर कलाकारों का परिचय, अब मंच पर प्रभाकर द्विवेदी, अमृत, वर्षिका, भूमिका, मोनिका, अनुराग जैन, आनंदी मिश्रा, अनुज शुक्ला, सुरेंद्र चक्रवर्ती,
शैलेंद्र वंशी, उदय भान यादव, देवांश बघेल, अमन, अभय पांडे, रीवा नरेश सिंह, अरे नवाब साहब कहाँ है? यहाँ ब्रह्मांड का मिलेगा। धन्यवाद आनंद जी। और अब मैं सबसे पहली बात ये कहूँगा कि ये 8वां राष्ट्रीय रंग अलग नाट्य महोत्सव था, जिसका शुभारंभ आज दादा देवेंद्र सिंह जी, योगेश त्रिपाठी जी, अशोक सिंह जी, चंद्रिका प्रसाद चंद जी और हमारे सभी अतिथियों ने, सभी दर्शक अतिथियों ने सरस्वती माता का दीप प्रज्वलन करके आज का शुभारंभ किया। और इस कार्यक्रम को समापन के दौर पर लाने से पहले मैं श्री प्रभाकर जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी अपना कुछ बात रखना चाहते हैं, कृपया उन्हें माइक दे दें। 2 मिनट का समय और लेंगे आपको बस। 2 मिनट में ये जो तात्या का नाटक हुआ, ये जो मंचन हुआ, ये मेरे लिए बड़ी ऐसी अनुभूति है जिसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। पूरी उत्तर पेशवे ट्रस्ट की ओर से मैं उसका कार्यकारी अध्यक्ष, मैं इस पूरी टीम को तात्या टोपे कालीन जो हमारे पास एक मोहर रखी हुई है, उस मोहर को प्रदान करने का काम करते हैं। आगे भी ये कोशिश रहेगी कि किसी भी तरह से तात्या टोपे पेशवाई से रिलेटेड या उस कालखंड के 1857 के जो भी क्रांतिकारी शहीद हुए, आपको जान के ये बड़ा अचंभा होगा कि आपके रीवा शहर के सबसे वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रीमंत रणमत सिंघा, इनकी शहादत, इनको फांसी हमारे भटवाड़ा बांदा में दी गई। तो उनकी अस्थियां, उनका अंतिम संस्कार पेशवाई के द्वारा किया गया है और उनकी माहिती इतनी श्रेष्ठ है। नॉर्दर्न पेशवे ट्रस्ट की ये वर्षों से मांग रही है कि बांदा के भटवाड़े में रणमत सिंघा जी की एक प्रतिमा, एक पुतला स्थापित किया जाए और उनकी माहिती को पूरे बुंदेलखंड में प्रसारित किया जाए। और इसी मांग को बढ़ाते हुए आज आपके सामने जो सरदार समूह खड़ा हुआ है, ये विश्व के प्राचीन सरदार समूह है, पुराना सरदार समूह है, माहिती है इनकी हमारे बुंदेलखंड पर। तो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा अभिप्राय है और मैं चाहूंगा कि सभी अतिथियों से अनुरोध है कि अमूल्य है। ऐसी 300 या 400 सिक्के इस धरती पर हैं जो उस कालखंड के हैं, उनमें से एक मैं इस टीम को प्रदान करता हूँ। आनंद मिश्रा जी से अनुरोध है कि वो आकर के पुरस्कार ग्रहण करें या प्रत्येक दिन में आप सभी अतिथियों के सानिध्य में प्राप्त करें। ये बड़े गर्व की बात है कि जब हम किसी के बारे में नाटक करते हैं और उनके मंच से या उनसे रिश्ता रखने वाले कुछ लोग हमारे बीच में आते हैं, कि हमारे सभी कलाकारों के लिए, सभी शहीदों के लिए बड़े गर्व की बात होती है। थोड़ा आनंद मिश्रा जी से अनुरोध है कि वो सिक्का दिखा दें। ये धन्यवाद देता हूँ। वो हमारा पूरा आयोजन जो है, और मैं अरे कॉर्डेस माइक कहाँ गया? कॉर्डेस मुझे खुशी है 2 मिनट शांति बनाकर रखें। दर्शकों से अनुरोध है 2 मिनट शांति बनाकर रखें। अपने पूरे समिति की तरफ से, मंडप पाठ की तरफ से मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग पधारे, कल भी पधारे। 5-6 तारीख तक जब है कार्यक्रम पूरा देखें और सराहें, मंडप महोत्सव को बहुत अच्छे से दिखाएं। धन्यवाद। धन्यवाद अशोक सिंह जी, धन्यवाद हमारे आज के सभी अतिथि महोदय, दर्शकगण।